नमस्कार। यूजीसी सीईसी के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्ञान पद्धति की प्रासंगिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में। द रेलेवेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस व्याख्यान में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्रमुख तत्व हैं, प्रमुखता से हम उस बात को रखेंगे। विषय को ध्यान में रखते हुए जो क्रम मैंने निर्धारित किया है वह यह है कि सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता है। उसके पहले हम बात करेंगे कि भारतीय गुरुकुल परंपरा क्या रही है, भारतीय ज्ञान पद्धति के प्रमुख तत्व क्या रहे हैं, भारत में शिक्षा नीति की क्रमिक यात्रा क्या रही है, स्वतंत्रता से लेकर आज तक जो क्रमिक यात्रा रही है भारत में विभिन्न प्रकार से शिक्षा नीति को लागू करने की। एंड तत्पश्चात हम आएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं पर, और फिर अंतिम लक्ष्य अर्थात भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर एक नवीन भारत के निर्माण की जो योजना है, की जो आकांक्षा है, जो उद्देश्य है, उसकी बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। ध्यान दीजिए इस बात का, भारत की जो शिक्षा परंपरा रही है या गुरु शिष्य परंपरा रही है, जो ज्ञान पद्धति रही है, वह अत्यंत गौरवशाली रही है। जब भी हम शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसके पूर्व क्या व्यवस्था थी। हमें यह जानना चाहिए कि इसके पूर्व क्या व्यवस्था थी, वर्तमान में क्या व्यवस्था है और हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन क्यों चाहिए। इस परिवर्तन की आवश्यकता है क्यों, क्या वास्तव में हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। स्वतंत्रता से पूर्व हम परतंत्र थे और उस परतंत्रता में हमारी जो विरासत थी, हमारा जो गौरव था, उसको कहीं ना कहीं उसका दमन हुआ, उसका शमन हुआ, उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, काफ़ी हद तक उसे क्षति भी पहुंचाई गई। और आज हम इस बात का हमें आभास हो रहा है, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है और उस शिक्षा नीति को हम भारत सरकार ने लागू भी कर दिया है। यह हमारे लिए एक गौरवशाली क्षण है। हम सभी शिक्षकों के लिए यह शिक्षक दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद आता है और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, उसके अगर महत्वपूर्ण कारणों को देखें तो हम समझ पाएंगे कि हमारी शिक्षा समयानुकूल नहीं है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात हो रही है उसकी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। पहली आवश्यकता तो यह है। दूसरी आवश्यकता यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नवाचार को शामिल किया जाए, नवोन्मेष कैसे किया जाए, अनुसंधान को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि वैश्विक स्तर पर जो शीर्ष 100 संस्थान हैं उनमें हमारे संस्थान अधिकाधिक रूप से आ सकें। और उसके बाद भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम बात वैश्विक स्तर पर पहुंच की करते हैं तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न हमारे मन में आता है, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, कि हम वैश्विक स्तर पर क्या कभी थे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारी महत्वाकांक्षा है। ऐसा नहीं है। समय अत्यंत महत्वपूर्ण, यह अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है, समयानुकूल निर्णय है। हम कब तक ये अपने इस पीढ़ी को कहते रहेंगे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। यदि हमने आज नहीं सोचा तो उस दिन के बारे में नहीं सोचा तो आने वाली पीढ़ियां हमसे ये प्रश्न पूछेंगी कि वो दिन कब आएगा। क्या हम भी यही गाते रहेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो जब कामयाब होने की बात करते हैं, जब सफलता की बात करते हैं और शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता की बात करते हैं तो हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। यह 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य जिनकी चर्चा मैंने आपसे की। प्रथम यह कि हमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में वर्तमान शिक्षा पद्धति पूरी तरह से समर्थ नहीं है। दूसरा, हमें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। और तीसरा,
वैश्विक स्तर पर हमारी पहुंच सुनिश्चित हो, यह हमारा उद्देश्य है। यह आवश्यकता है, यह समय की मांग है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करें। परिवर्तन करने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि हमारी भारतीय गुरुकुल परंपरा कैसी रही है। भारत में यदि हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात करें तो यह अत्यंत पुरानी संस्कृति रही है। प्राचीन काल में यदि हम ऋषियों का नाम लें तो धौम्य, च्यवन, द्रोणाचार्य, सांदीपनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज, अनेक ऋषियों के आश्रम प्रसिद्ध थे। और इन आश्रमों में यदि हम बात करें, ये जग विख्यात थे। इन गुरुकुलों में संपूर्ण विश्व से लोग ज्ञान प्राप्त करने हेतु आते थे। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से आज हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन की, उस समय भी गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। गुरुकुल परंपरा में भी शिक्षाएं दी जाती थी। कोई धनुर्विद्या सिखाने में कुशल था तो कोई वैदिक ज्ञान में, कोई ज्योतिष सिखा रहा है तो कोई शास्त्र की शिक्षा दे रहा है, कोई शस्त्र की शिक्षा दे रहा है। वर्ष 1823 तक यदि हम बात करें तो भारत के प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। और भारत में उस समय कुल गुरुकुलों की संख्या 7,80,000 के करीब थी। यह आंकड़े 1823 तक के हमारे पास उपलब्ध हैं। बाद में हम बात करते हैं जब हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े गए और मैकॉले नाम का एक शासक इंडिया में, भारत में आया और उसने शिक्षा को गैर कानूनी बताकर शिक्षा को अंग्रेजी शासन के हाथ में दे दिया और समर्पित आचार्यों को शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं देकर गुरुकुलों से हटा दिया गया, गुरुकुलों से उनको दूर कर दिया गया। और उस समय से ही उन्होंने यह प्रयास किया कि जो एजुकेशन है, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, हाथ में नहीं, नियंत्रण की बात करते थे। मैकॉले का मानना यह था कि जो भारत है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, यदि हम उसको प्रभावित नहीं करते, यदि हम उस पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। He wanted to create an army of clerks। आज भी हम बात करते हैं उस 6 पेज के डॉक्यूमेंट्स की, 6 पन्नों के उस डॉक्यूमेंट की, जिसमें मैकॉले ने यूरोपियन और ये कह लीजिए कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को सुपीरियर बताया, उसको भारतीय शिक्षा व्यवस्था से उच्च बताने का प्रयास किया। और यह कहा कि जो भारत में जितने भी जो गुरु हैं, दे आर नॉट मोर देन स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स का नाम दिया। और जब हम बात करते हैं कि मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग क्लर्क्स, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेंशन और डिस्कवरी। और मैकॉले ने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया, अगर हम ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मैकॉले ने क्या किया, यह मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि यह धर्मपाल जी द्वारा लिखित एक बुक है द ब्यूटीफुल ट्री। अगर आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, आपको उसके बारे में जानकारी होगी। भारतीय ज्ञान पद्धति के प्रमुख तत्व क्या थे, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय ज्ञान पद्धति, जब मैकॉले की बात आती है तो मुझे उस हिंदी चलचित्र जिसको मूवी कहते हैं, उसके उस पूर्व पश्चिम के उस गाने की कुछ चंद लाइनें याद आती हैं। जब शून्य दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। जब शून्य दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। शून्य हमने दिया, हमने अर्थात भारतवर्ष ने दिया, दशमलव हमने दिया। और हमें एक शासक आता है और कहता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। भारतीय ज्ञान पद्धति की जो विरासत हमारे पास है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसके प्रमुख तत्व क्या हैं, यह मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि आप यह देख सकें, आप एक तुलना कर सकें कि भारतीय शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान पद्धति के किन प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया है और किन्हें शामिल नहीं किया गया है। प्रमुखता से मैं बताना चाहूंगा कि कमोबेश सारे तत्वों को, सभी तत्वों का समावेश करने का प्रयास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव है। 60 पेजों का यह डॉक्यूमेंट है। आप
अवश्य उसका अध्ययन करें, आपको भी समझ में आएगा। पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बता पाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि समय अभाव है मैं आपके सामने महत्वपूर्ण तत्वों को रखूंगा। भारतीय ज्ञान पद्धति के जो प्रमुख तत्व थे उसमें आचार्य केंद्रित शिक्षा की बात थी, सुप्त शक्ति के प्रकटीकरण की बात थी, अनुभव को ही वास्तविकता में ज्ञान माने जाने की बात थी, पाठ्यक्रम की बात थी, दास्य भाव के समापन की बात थी, समानता की बात थी और वैश्विकता की बात थी, संपूर्ण विश्व की बात थी। और यहीं से कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक सांस्कृतिक शब्द है, यह भौगोलिक शब्द नहीं है। आचार्य केंद्रित जब हम कहते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था आचार्य केंद्रित थे, आचार्य केंद्रित कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य ही गुरुकुल की नींव होता था। जब गुरुकुल में विद्यार्थी प्रवेश करते थे तब छात्रों का सीधा संपर्क अपने आचार्यों से ही रहता था। शिक्षा शासन का विषय कभी नहीं थी, वह तो आचार्य और छात्रों के मध्य का संबंध था। अर्थात यदि कोई राजा है, उसका पुत्र भी यदि शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे गुरुकुल परंपरा में अपने गुरुदेव के आश्रम में जाकर रहना होगा, शिक्षा ग्रहण करनी होगी। शासन का कोई भी हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था, आचार्य और छात्रों के मध्य का संबंध था। यदि आचार्यों को स्वतंत्रता मिले तो वे अपने सामर्थ्य से राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त जैसे पराक्रमी व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, और इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह प्रमाण पहले से ही हमारे सामने, हमारे समक्ष उपलब्ध है। आचार्य केंद्रित व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था अध्ययन केंद्रित, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था अध्ययन केंद्रित थी, न कि अध्यापन केंद्रित। जब हम यह कहते हैं कि अध्ययन केंद्रित थी न कि अध्यापन केंद्रित, तो हमें समझना अत्यंत आवश्यक है कि अध्ययन केंद्रित और अध्यापन केंद्रित व्यवस्था में अंतर क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य तो मनुष्य के अंदर व्याप्त सुप्त शक्तियों का प्रकटीकरण है। जो शक्तियां आपके अंदर हैं उनका प्रकटीकरण ही शिक्षा है। आज अगर हम यूरोपियन पद्धति की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज कहते हैं। दे फील दैट इफ आई हैव सम इंफॉर्मेशन, मुझे सब ज्ञान है। प्रायः विद्यार्थी हमसे यह प्रश्न करते हैं, सर सब कुछ तो गूगल पे उपलब्ध है, शिक्षक की आवश्यकता क्या है? कुछ समय पश्चात इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं है। शिक्षक आपको ज्ञान देगा, गूगल आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। आप इंटरनेट पर जाकर, सर्च इंजन पर जाकर आप सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं, वह सूचनाएं जो वहां पे पहले से उपलब्ध है, किंतु उन सूचनाओं के बारे में जो आपकी समझ है वह विकसित करने का जो कार्य है वो शिक्षक करता था। अर्थात शिक्षक अध्ययन केंद्रित शिक्षा की बात करता था, अध्यापन की बात नहीं करता। जब हम अध्यापन की बात करते हैं अर्थात हम आपके मस्तिष्क में कुछ सूचनाएं भरना चाहते हैं, आपका मेमोरी टेस्ट करना चाहते हैं। आज समाज में वही शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है, लेकिन गुरुकुलों में आचार्य छात्रों से में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनके अंदर छिपी हुई योग्यताओं को बाहर निकालते थे। इसीलिए गुरुकुलों में अध्ययन की परंपरा रही है, न कि अध्यापन केंद्रित। अध्यापन का अर्थ यह है कि आपको कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको कुछ पोर्शन दिए गए हैं, आपने उनका मनन करना है, चिंतन करना है, आपने उसे परीक्षा में जाकर लिखकर चले आना है। अगला महत्वपूर्ण तत्व, अनुभव को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना गया है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक आता है और उस चिकित्सक के पास आप जाते हैं, अपने मान लीजिए कि नेत्र चिकित्सक के पास गए हैं और वह यह कहता है कि उसने पुस्तकें पढ़ी हैं लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है। वह आपकी शल्य क्रिया करनी है, आपकी सर्जरी करनी है, वह कर तो देगा लेकिन वह कितना सफल होगा वह उसे नहीं पता, उसने किताबों में पढ़ा है। विचार कीजिए इस बात का, क्या अनुभव के बिना वह ज्ञान किसी काम का होगा? नहीं। अनुभव ही वास्तविकता में ज्ञान है। अनेक बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारी कोई मेरी कार है वो खराब हो गई, मैं किसी मैकेनिक के पास गया, वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा होने का मतलब बहुत डिग्रियां नहीं है उसके पास, ही इज नॉट डॉक्टरेट, ही इज नॉट हैविंग PhD डिग्री, लेकिन वह जैसे ही मैं अपनी कार को लेके जाता हूं वो आवाज सुनकर बता देता है कि इस कार में यह समस्या है, यह इसका अनुभव है, उसने प्रैक्टिस किया है। अंग्रेजी पद्धति का प्रभाव क्या था कि जानकारी को ज्ञान माना गया, लेकिन हमारे भारतवर्ष में अनुभव को ही ज्ञान माना जाता है। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह था कि हमारे बच्चों को समग्र ज्ञान होना चाहिए, यह गुरुकुल का उद्देश्य था। भारतीय शास्त्रों में 64 कलाएं और 14 विद्याएं हैं जिनका परिचय छात्रों को होता है।
पाठ्यक्रम की बात करें तो हमारे ऋषियों मुनियों ने अनुसंधान करके विषयों को पढ़ाकर छात्र, परिवार, समाज और राष्ट्र पर गर्व कर सकें कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसने एक समय पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया। मैंने शून्य की बात आपके सामने रखी। जब शून्य दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। आज हम सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। एक आई स्पेशलिस्ट है, आप उसके पास जाते हैं, वो कहता है कि मैं सिर्फ आई का ट्रीटमेंट करूंगा। पेशेंट की जान जाती है, इसकी गारंटी नहीं ले सकता। यदि वो इस प्रकार की बात आपके सामने रखता है तो क्या आप उससे सेवाएं लेंगे? स्वाभाविक रूप से नहीं। यही कारण है कि एक नेत्र चिकित्सक को भी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके बारे में पूरा अध्ययन कराया जाता है। उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो नेत्र की चिकित्सा तो कर रहा है लेकिन शरीर के अन्य अंगों का नुकसान कर रहा है, या जीवन के लिए वह एक थ्रेट की तरह सामने आ रहा है, या जीवन का संकट उत्पन्न कर रहा है, या जीवन खोने की संभावना उत्पन्न हो जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण विधि की यदि हम बात करें तो वर्तमान में हम लर्नर सेंट्रिक या चाइल्ड सेंट्रिक शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन गुरुकुल ऐसी बात नहीं करता था। गुरुकुल हमेशा यह कहता था कि हमारी शिक्षा आदर्श अध्ययन केंद्रित होगी और शिक्षक आधारित होगी, लर्निंग सेंट्रिक होनी चाहिए और टीचर बेस्ड होनी चाहिए। यह हमारी गुरुकुल की परंपरा थी। वैश्विकता की बात करें तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। भारत में ज्ञान के क्षेत्र में कभी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया था। हमारे शिक्षक सारे विश्व में शिक्षा प्रदान करते रहे हैं और सारे विश्व के जो जिज्ञासु थे वो भारतीय विश्वविद्यालयों में आकर ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। विदेशी शासन के बाद इस स्थिति में परिवर्तन हुआ और हम अपनी राजनीतिक सीमाओं में सिमट गए। अब प्रयास क्या है? यह प्रयास हम सिर्फ नहीं कर रहे। जब भारत परतंत्रता की बेड़ियों में बंधा हुआ था उस समय भी यदि देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य सतीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने एक डॉन मैगजीन में अपनी चिंता व्यक्त की। इसके बारे में एक क्रमिक अभियान चलाने की बात कही। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, उन्होंने अपनी एक सीरीज चलाई जिसमें एजुकेशन इन न्यू इंडिया की बात कही। लाला लाजपत राय की बात करें तो उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण वर्क द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया में जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जो मैकॉले ने परिवर्तित करने का प्रयास किया था या परिवर्तित कर दिया था, उसको किस प्रकार से रोका जाए, अपनी बात रखी थी। श्री औरोबिंदो की बात करें तो, गुरु औरोबिंदो की बात करें तो उन्होंने भी बात कही, अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया एंड द ब्रेन ऑफ इंडिया। सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता की बात करें तो उन्होंने भी अपने हिंट्स ऑन नेशनल एजुकेशन इन इंडिया में यह बात कही कि किस प्रकार से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, भारतीय गुरुकुल व्यवस्था के प्रमुख तत्वों को रीस्टोर किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। और गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने अपने जो महत्वपूर्ण जो लेख थे, बेसिक एजुकेशन ट्रेटाइज, एंड ही फॉर्म्ड एक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस डिबेट, और उनका प्रयास यह था, इन सभी जिन लोगों का मैंने आपके सामने नाम लिया, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो बंद कमरे में बैठकर आंकड़े प्रस्तुत कर रहा था। ये सभी वो लोग थे जिन्हें भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में और जिन परेशानियों से वो गुजर रही थी उसका पूरा आभास था, और प्राथमिक सूचनाएं वो के आधार पर उन्होंने जो समाधान प्रस्तुत किए थे या शिक्षा व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की थी और उसमें परिवर्तन का सुझाव दिया था। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की, कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयास किए गए। 1948-49 की बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। एजुकेशन कमीशन 64-66 जो डॉक्टर DS कोठारी की चेयरमैनशिप में था, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में 1968 में आई। संविधान में 42वां संशोधन 1976 में किया गया और शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में लाने की बात कही गई। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में 1986 में भी लाया गया। 1992 में उसे संवर्धित किया गया, इसे परिवर्तित किया गया, परिमार्जित किया गया। 2016 में TSI सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आई और 31 मई 2019 को डॉक्टर K कस्तूरीरंगन की चेयरमैनशिप में जिस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है या जमा किया है, उस रिपोर्ट का प्रतिफल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस नीति में मुख्य रूप से शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और विशेष रूप से उनको एम्फेसाइज किया गया है। एक्सेसिबिलिटी की बात कही गई है, अफोर्डेबिलिटी की बात कही गई है और क्वालिटी की बात कही गई है। मैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आप उस
की तुलना गुरुकुल परंपरा से, भारत की गौरवशाली गुरुकुल परंपरा से कर सके और यह देख सके कि किस प्रकार से जो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें सभी स्टेक होल्डर से, सभी शिक्षकों से राय ली गई, अधिकाधिक रूप से शिक्षकों का इसमें योगदान है, अधिकाधिक रूप से जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, काफ़ी विचार करने के पश्चात यह नीति हमारे सामने लाई गई है। और इसके जो मूल उद्देश्य हैं वह यह है, समर्थ भारत के लिए समग्र एवं एकात्म शिक्षा नीति का निर्माण। यदि आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समर्थ भारत के लिए समग्र एवं एकात्म शिक्षा नीति का निर्माण, अर्थात हमें भारत को समर्थ बनाना है। और भारतीय शिक्षा को युगानुकूल एवं देशानुकूल बनाने का एक साधन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से यदि हम देखें वैश्विक स्तर पर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो आता है, उसको ये शेयर करता है अपने साथ, जो यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंधित जो महत्वपूर्ण रूप से जो प्रावधान है, आरंभ करते हैं प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रावधानों में से जो मुख्य प्रावधान है वह यह है कि 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया है। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता देने की बात इसमें कही गई है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शिक्षा मंत्रालय है वह बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की बात भी करता है। इतना ही नहीं, भाषाई विविधता को संरक्षण देने की बात कही गई है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो लाइन है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यदि आप अपनी भाषा को नहीं जानेंगे, अपनी ही भाषा को भूल जाएंगे तो उन्नति कैसे करेंगे। इस नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह भाषाई विविधता को भी संरक्षण प्रदान करती है। इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 तक और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जो कि अत्यंत सराहनीय कदम है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी गुरुकुल परंपरा भी कहती थी कि आपको विवश नहीं करना है, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप आनंद ले सकें, जिसको आप एंजॉय कर सकें। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के स्तर पर यदि हम सुधार की बात करें तो इस नीति में जो प्रस्तावित सुधार हैं उनके अनुसार जो कला, विज्ञान और वाणिज्य की बात होती थी, व्यावसायिक और शैक्षिक विषयों और उनके पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों की बात कही गई थी, उनके बीच में बहुत अंतर नहीं रखा जाएगा। और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक परख नाम की राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, यदि हम इस नीति को देखें तो वह छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग की बात भी कही गई है। ऐसा नहीं है कि यह नीति टेक्नोलॉजी को छोड़ने की बात करती है। टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीक के साथ किस प्रकार से तकनीकी का कैसे हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं, उसकी बात भी यह करता है। उच्च शिक्षा के स्तर पर यदि हम प्रावधानों की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, इसको वर्ष 2018 में जो 26.3% था, इससे बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अत्यंत सराहनीय कदम है। इसके साथ ही साथ देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। लगभग 3.5 करोड़ सीटों को जोड़ने की बात कही गई है। और स्नातक पाठ्यक्रम में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जिससे छात्र अत्यंत आह्लादित हैं, वह यह है कि स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का मतलब यह है कि 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र किसी भी अनेक स्तरों पर अपने पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। 1 साल बाद भी छोड़ सकते हैं, 3 साल बाद भी छोड़ सकते हैं, 4 वर्ष के बाद भी कर सकते हैं। जिस स्तर पर आप छोड़ते हैं उस स्तर के अकॉर्डिंग, उस स्तर के अनुसार आपको डिग्री या प्रमाण पत्र या डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के क्रेडिट को डिजिटली सेव करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कही गई है, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों को प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कही जा रही है। भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर और उसके साथ उच्च शिक्षा के स्तर पर इन महत्वपूर्ण सुझावों को आवश्यक रूप से लागू किया जा रहा है। और आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि इस
गौरवशाली, इस प्रभावशाली शिक्षा नीति के परिणाम जो होंगे वो सुखद होंगे। भारत बोध पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत देश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पाठ्यक्रम की बात भी शिक्षा नीति के रूप में की गई है। और इसका उदाहरण यदि हम लें तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्र गौरव नाम का विषय जो है वह विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का अंग है। एक राज्य है जहां पे हमने राष्ट्र गौरव नाम के विषय को हम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इस शिक्षा नीति के प्रारूप की विशेषता यह है कि इसमें सभी स्तरों पर भारत को केंद्र में रखा गया है। भारत केंद्रित व्यवस्था है। भारत की परिस्थितियों के अनुसार नीतियों का सुझाव दिया गया है। और आवश्यक सी बात है कि वैश्विक स्तर अथवा प्रतिस्पर्धा की चर्चा तो हम कर रहे हैं, किंतु विश्व में स्थान प्राप्त करने के लिए अंधानुकरण की बात नहीं की गई है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सराहनीय बात है कि हम रैट रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंधानुकरण की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें ब्लाइंडली किसी को कॉपी करना है। कॉपी करने की बात नहीं की जा रही है। हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को देखते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत जो इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद जो मैंने इस पे एक विचार बनाया वह यह कि इसके जितने भी बिंदु मुझे मिले, जब मैंने इसकी तुलना भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल व्यवस्था थी, उसके जो प्रमुख तत्व थे, उनमें से अधिकांश या मैं ये कहूँ तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगभग सभी तत्वों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रमुखता से शामिल किया गया है। वैश्विक बातों को देशानुकूल कर स्वीकार करने की संभावना इस प्रारूप में है, और संभावना ही नहीं बल्कि इस बात का विश्वास है कि यह होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में लक्ष्य क्या है? भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर एक नवीन भारत का निर्माण। जब हम विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम पहले से स्थापित थे, हमें किसी ने विस्थापित किया, तो स्थापना से विस्थापन हुआ, विस्थापन के बाद अब हम अपने को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। हमने यह सोच लिया है, उन ऋषियों मुनियों की परंपरा को हम लागू करने जा रहे हैं, और उस परंपरा को जब लागू करने जा रहे हैं तो हमें भी तपस्या करनी होगी। सभी के सहयोग से, न सिर्फ शिक्षकों, न सिर्फ शासन प्रशासन, अपितु छात्रों के सहयोग से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने इस गौरवशाली लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगी। इसकी न सिर्फ मुझे आशा है अपितु विश्वास भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर एक नवीन भारत का निर्माण करने में अवश्य रूप से सफल होगी। और इसका मार्ग क्या होगा? बैक टू वेदास। हमें अपनी सच्चाई को, अपनी शक्ति को का अनुभव करना होगा, उस शक्ति को पहचानना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। इसी शुभकामना के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता की कामना के साथ, हम सब अपनी आहुति देने के लिए तैयार हों, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसमें योगदान करें। इसके साथ ही एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।